साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर फिर से वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, पहले हम लोग खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में समझ लेते हैं कि यह है क्या। तो देखिए, खाड़ी सहयोग परिषद जो है ये खाड़ी क्षेत्र के जो पर्शियन गल्फ है इसके इर्द गिर्द जो देश हैं इनमें से 6 देशों का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। ये देश कौन कौन से हैं? तो ये देश आपके यहाँ पर मैप में यदि आप देखेंगे तो इन देशों में सऊदी अरब, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, कतर, आप यहाँ कतर को देख सकते हैं, ओमान और बहरीन है। ओमान और यहाँ पर ये बहरीन है। ठीक है, तो इन देशों का क्या है? 6 देशों का संगठन है। यहां ध्यान रखिएगा कि इधर आपका ईरान है, ये इराक है और ये पर्शियन गल्फ है। तो ईरान और इराक भी इस पर्शियन गल्फ से जुड़े हुए हैं, परंतु ईरान और इराक जो है वो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य नहीं है। यह पेपर में कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा ईरान और इराक इसके सदस्य नहीं है। और यह जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1981 में हुई थी, सऊदी अरब के रियाद में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, जो कंटेंट है हमारा। देखिए, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ताओं को औपचारिक रूप से फिर से शुरू करेंगे। इसके लिए दोनों पक्ष आवश्यक कानूनी और तकनीकी पूर्व शर्तों को पूरा करने में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले वर्ष 2006 और 2008 में दोनों पक्ष एक व्यापार समझौते पर पहुंचे थे, लेकिन बाद में आगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रस्तावित एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आधुनिक और व्यापक समझौते का रूप दिया जाना है। इसके दायरे में अधिक वस्तुओं और सेवाओं को लाया जाएगा। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते का लाभ क्या है? जो संभावित लाभ बताए जा रहे हैं वो है रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी तथा भारत और खाड़ी सहयोग परिषद देशों में अधिक सामाजिक और आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के मध्य जो संबंध है उन संबंधों की। तो इनके संबंध कई डायमेंशन में है। यह सामरिक संबंध है, व्यापार और आर्थिक संबंध है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय डायस्पोरा को लेकर के है वो भी है एक। तो सामरिक संबंध की बात करें तो खाड़ी देश भारत के निकट पड़ोसी हैं। केवल अरब सागर भारत को इन देशों से अलग करता है। दोनों पक्ष इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करना चाहते हैं। व्यापार और आर्थिक संबंध के बारे में बात करें तो खाड़ी सहयोग परिषद वर्तमान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार समूह है। वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों पक्षों के बीच 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त खाड़ी सहयोग परिषद देश जो है ये भारत के तेल आयात में लगभग 35% और गैस आयात में 70% का योगदान करते हैं। मतलब भारत अपना तेल आयात का 35% खाड़ी सहयोग परिषद के देशों से और गैस आयात का 70% खाड़ी सहयोग परिषद के देशों से लेता है। भारत से खाड़ी सहयोग परिषद सदस्यों को 3 सर्वाधिक निर्यातित मद हैं जो हम लोग बेचते हैं खाड़ी सहयोग परिषद के देशों को। कौन कौन से? रिफाइंड पेट्रोलियम, हम उनसे कच्चा पेट्रोल लेते हैं और उनको रिफाइंड करके बेचते हैं। आभूषण और चावल। जबकि खाड़ी सहयोग परिषद देशों को से 3 सर्वाधिक आयातित मदे, मतलब जो हम लोग 3 सर्वाधिक चीजें वहां से लेते हैं उनमें है पहला कच्चा पेट्रोलियम, फिर पेट्रोलियम गैस और हीरे। भारत में वैश्विक विप्रेषण रेमिटेंस का लगभग 50% जो है वो खाड़ी सहयोग परिषद के देशों से आता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भारत विश्व में सर्वाधिक विप्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश रहा है। डायस्पोरा की बात करें तो खाड़ी सहयोग परिषद के सभी सदस्य देशों में लगभग 6.5 मिलियन भारतीय रह रहे हैं, करीब 60.5 लाख। आगे बात करते हैं आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, ये शॉर्ट में पीसीएस कहते हैं, लागू किया जाएगा। देखिए, पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने का निर्णय जनसंख्या वृद्धि, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, पर्यटन, बेहतर पुलिस व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। जैसे कि आगरा के लिए पर्यटन महत्वपूर्ण है, गाजियाबाद में जनसंख्या वृद्धि हुई है क्योंकि इसका काफी इलाका ये एनसीआर वाले इलाके में आता है, और प्रयागराज जो है चूंकि ये इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।
देखिए, यह जो प्रणाली है, पुलिस आयुक्त प्रणाली, यह लागू करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के नियमों के अनुसार उपर्युक्त जिलों, जो ये 3 जिले हैं, इन 3 जिलों को महानगरीय शहर घोषित किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यह पहली बार नहीं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। इससे पहले सबसे पहले लखनऊ में, फिर नोएडा, इसके बाद कानपुर और वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित की गई। मतलब अभी जो है उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली कार्य कर रही है। अब इन 3 जिलों को मिलाकर के कुल 7 जिले हो जाएंगे। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं पुलिस आयुक्त प्रणाली और दोहरी कमान प्रणाली के बीच में डिफरेंस क्या है। दोहरी कमान प्रणाली जैसा कि सामान्यतः प्रत्येक जिले में चलता है, ठीक है, और पुलिस आयुक्त प्रणाली जो बनाए जाने के लिए कहा जा रहा है। तो पुलिस आयुक्त प्रणाली में देखें तो पुलिस आयुक्त, इसमें सीपी, एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है। वह शहर में पुलिस बल की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है तथा राज्य सरकार व राज्य पुलिस प्रमुख के प्रति जवाबदेह होता है। राज्य सरकार व राज्य पुलिस प्रमुख के प्रति वह जवाबदेह होता है। पुलिस आयुक्त के पद पर उप महानिरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उसे विशेष, संयुक्त, अपर या उपायुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे पुलिस अधिकारी के पास निवारक गिरफ्तारी, सीआरपीसी अधिनियम की धारा 144 लागू करने और आवश्यकतानुसार कार्रवाई शुरू करने की शक्तियां होती हैं। इस पद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियां व कर्तव्य प्राप्त, जो डीएम को जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां इसको प्राप्त होती हैं। ये शक्तियां विनिमयन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित होती हैं। पुलिस सुधारों पर सुझाव देने के लिए गठित अलग अलग समितियों ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है। कितने पे? 10 लाख पर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले। अब बात करते हैं दोहरी कमान प्रणाली, ड्यूअल कमांड सिस्टम, डीसीएस के बारे में। तो इस प्रणाली के तहत जिले में जिला मजिस्ट्रेट, डीएम और पुलिस अधीक्षक, एसपी शक्तियों एवं जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। डीएम को गिरफ्तारी वारंट व लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा जाता है, जबकि एसपी के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां होती हैं। इस व्यवस्था को शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को डीएम के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी ने अवसंरचना विकास में तेजी लाने के लिए प्राकृतिक गैस मानदंडों में संशोधन किया है। देखिए, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क प्राधिकरण और क्षमता विनियमों में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य एक राष्ट्र, एक ग्रिड और एक प्रशुल्क लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के दूरदराज क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी व सस्ती दरों पर प्राकृतिक गैस पहुंचाना है। देखिए, ये संशोधन एकीकृत प्रशुल्क विनियमों के कार्यान्वयन के लिए आरंभिक प्रयासों के रूप में कार्य करेंगे। एकीकृत प्रशुल्क विनियमन 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। एकीकृत प्रशुल्क विनियमन 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे, तो ध्यान रखिएगा डेट 1 अप्रैल 2023। जो प्रमुख संशोधन किए गए उन संशोधनों की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के समग्र हितों की रक्षा के लिए एकीकृत प्रशुल्क जोन्स की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। कंपनी स्तर पर समेकित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क लागू किए गए हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत प्रशुल्क प्रणाली लागू करने में भूमिका निभाएंगे। प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें, प्राकृतिक गैस गंधहीन होती हैं। यह हाइड्रोकार्बन का गैसीय मिश्रण है और मुख्य रूप से क्या होती है? मीथेन से बनी होती है प्राकृतिक गैस। भारत विश्व में तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। भारत ने वर्ष 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी वर्तमान का जो 6% है, इसे बढ़ाकर के 15% करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उन उपायों की बात करें या जो कदम उठाए गए हैं, पहला है सिटी गैस नेटवर्क, सीजीडी। तो देखिए, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत पीएनजीआरबी, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, देश के विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस नेटवर्क विकसित करने के लिए कंपनियों को अधिकृत करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना। इसके तहत घरों को और शहरों में परिवहन के लिए स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इस संस्था के बारे में, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के बारे में, पीएनजीआरबी के बारे में। इसका गठन पीएनजीआरबी अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित स्वीकृत गतिविधियों में लगे उपभोक्ताओं तथा संस्थाओं के हितों की रक्षा करना है। आगे बात करते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी,
ब्रांड्स को उपभोक्ता तक पहुंचाने और उत्पाद खोजे जाने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है। मतलब उपभोक्ता और जो व्यापारी है जो बेच रहा है उन दोनों को लाभ पहुंचा सकता है। देखिए, पब्लिशिस ग्रुप और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने डिकोडिंग ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर्सपेक्टिव फॉर मार्केट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में एक नए युग का संकेत दे रहा है। इसका उद्देश्य देश के 75% पिन कोड क्षेत्रों को कवर करना है। 250 मिलियन से अधिक खरीदार और 2 मिलियन से अधिक खुदरा विक्रेता ई कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाएंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रत्येक भौतिक आउटलेट की बिक्री क्षमता में वृद्धि करेगा। तो इसके बारे में यदि बात करें कि ये है क्या, तो देखिए, इसे वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग दीप्ति ने लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य डिजिटल एकाधिकार को नियंत्रित करना। इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं सेवाओं के लेनदेन के सभी पहलुओं के ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। यह खरीदारों और विक्रेताओं को डिजिटल रूप से उपस्थित रहने तथा ओपन नेटवर्क के माध्यम से लेनदेन करने में मदद करेगा, चाहे वे किसी भी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हों। अब बात करते हैं कि यह जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है ONDC, ये क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए, यह बाजार और समुदाय के नेतृत्व वाली पहल है। बाजार और समुदाय मतलब उपभोक्ता के नेतृत्व वाली पहल है। यह एक ओपन नेटवर्क है। यह किसी केंद्रित मध्यवर्ती की आवश्यकता को समाप्त करता है और डिजिटल कॉमर्स के माध्यम के व्यापक विस्तार का माध्यम होगा। मध्यवर्ती समाप्त करना मतलब कि सीधे जो सामान बनाने वाला है और जो उसको कंज्यूमर है, उपभोक्ता, वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट जो है व्यापार कर सकेंगे। डिजिटल कॉमर्स के व्यापक विस्तार का माध्यम होगा तथा विस्तृत नवाचार को संभव बनाने वाला माध्यम बनेगा यह। अब क्या नहीं है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? यह एक विनियामक संस्था नहीं है, यह विनियमन नहीं करेगी, यह कोई एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म नहीं है, यह केंद्रीय मध्यवर्ती नहीं है, मीडिएटर नहीं है, न ही ONDC व्यवसाय के डिजिटलीकरण करने का माध्यम है। आगे बात करते हैं, संभावित लाभ क्या होगा। डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। ई कॉमर्स संचालन में मानकता सुनिश्चित होगी। ग्राहकों के खरीद व्यवहार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। खुदरा सामान व फूड से लेकर के मोबिलिटी तक लगभग सभी व्यवसायों में बदलाव लाएगा। चुनौतियां क्या हैं? UPI के विपरीत ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल इकोसिस्टम का कार्यान्वयन मुश्किल है। देखिए, जवाबदेही विशेष रूप से ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने और वस्तु वापसी नीति के बारे में इन संबंधों में स्थिति जो है अभी स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में संतोषजनक सेवा प्रदान करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से ग्राहकों को यहां पर लाना मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से संबंधित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों और LGBTQ+ समुदायों के बीच गठबंधन को विशेष विवाह अधिनियम SMA स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कानूनी मान्यता देने से संबंधित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह मुद्दा नवतेज सिंह जौहर और पुट्टास्वामी के फैसलों की अगली कड़ी है। पुट्टास्वामी मामले में न्यायालय ने जो है निजता को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया, जबकि नवतेज सिंह जौहर 2018 मामले में समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि LGBTQ+ व्यक्तियों को भी अन्य सभी नागरिकों के समान संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता, सम्मान और निजता का अधिकार प्राप्त है। भारत में विवाह संस्था को शासित करने वाला कानूनी ढांचा वर्तमान में LGBTQ+ समुदायों के सदस्यों को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 1A सहित अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 उन जोड़ों के लिए विवाह का सिविल रूप प्रदान करता है जो अपने व्यक्तिगत कानूनों पर्सनल लॉ के तहत विवाह नहीं कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार विवाह नहीं कर सकते हैं। यह कानून दो अलग अलग धर्मों के लोगों को विवाह करने की अनुमति प्रदान करता है। यह ऐसे विवाह के संपादन और पंजीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है जहां पति या पत्नी या दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख नहीं है। इसके तहत विवाह करने वाले जोड़े को शादी की तिथि से
30 दिन पहले विवाह अधिकारी को निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक नोटिस देना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है लद्दाख के हमले में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी बनाने का कार्य जो है 1 महीने में पूरा हो जाएगा। देखिए, हल्ले नाइट स्काई सेंचुरी भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR स्थापित कर रहा है। यह चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा होगा। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? लद्दाख में। इस फैक्ट को याद रखिएगा। नाइट स्काई सेंचुरी का महत्व की बात करें और ये भी ध्यान रखिएगा, पहला भारत का डार्क स्काई रिजर्व है। तो इसका महत्व क्या है? यह ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीनों की स्थापना के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। यह क्षेत्र में खगोलीय पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा। इस तरह यह विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। यह अवांछित प्रकाश प्रदूषण और रोशनी से रात्रिकालीन अवकाश को सुनिश्चित करेगा। अवांछित प्रकाश प्रदूषण एवं रोशनी वैज्ञानिक पर्यवेक्षणों और आकाश की प्राकृतिक स्थितियों के लिए गंभीर खतरा है। डार्क स्काई रिजर्व के बारे में बात करें तो डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा स्थान होता है जहां नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस भूखंड या क्षेत्र में कृत्रिम प्रकाश कम से कम पहुंच सके। कृत्रिम प्रकाश जैसे हम लोग जो लाइट वगैरह जलाते हैं, ये इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन अलग अलग मानदंडों के आधार पर स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस, पार्क या सेंचुरी या रिजर्व के रूप में नामित करता है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। हनले लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। यह मानवीय गतिविधियां न के बराबर, यहाँ पर मानवीय गतिविधियां न के बराबर है। बादल रहित आकाश और निम्न वायुमंडलीय जलवाष्प इसे खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों में से एक बनाते हैं। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाखी चांगथांग पठार में स्थित है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील तोशो मोरारी अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तोशो मोरारी। कहाँ पर है? लद्दाख में, भारत के लद्दाख में। यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों के बारे में बात करें तो हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, जंगली याक, भरल, भूरा भालू इत्यादि पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रकाश प्रदूषण होता है वो पक्षियों और लोगों पर कैसे प्रभाव डालता है, किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो देखिए, प्रकाश प्रदूषण रात और दिन दोनों समय सक्रिय रहने वाले पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करता है। रात प्रकाश के कारण क्या होता है? टकराव होता है, टकराव बढ़ता है। प्रकाश प्रदूषण कारण इमारतों और अन्य निर्मित संरचनाओं से टकराकर लाखों पक्षियों की मौत हो जाती है। जैविक चक्र में बाधा। प्रकाश प्रदूषण पक्षियों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। इससे उनका प्रवास, भोजन की खोज, ध्वन्यात्मक वोकल संचार आदि प्रभावित होता है। साथ ही उनका दैनिक व वार्षिक जैविक चक्र भी बाधित होता है। प्रकाश के कारण दिशा भ्रम की बात करें तो प्रकाश प्रदूषण रात में उड़ने वाले पक्षियों को आकर्षित करता है और उन्हें विचलित करता है। इससे वे प्रकाश वाले क्षेत्रों में ही चक्कर लगाते रहते हैं और इससे उनकी संग्रहित ऊर्जा कम हो जाती तथा फिर उनके लिए थकावट, शिकार तथा घातक टक्कर जैसे खतरे पैदा हो जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में भी बाधक होते हैं ये प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण न केवल पक्षियों बल्कि अन्य जानवरों और पौधों को भी प्रभावित करता है। मानव स्वास्थ्य को नुकसान की बात करें तो दुनिया की 80% से अधिक आबादी प्रकाश प्रदूषित आकाश के नीचे रहती है। प्रकाश प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। यह नींद संबंधी विकार, मधुमेह तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अलग अलग वोट के बारे में। तो देखिए, एक होता है आपका टेंडर वोट। टेंडर वोट ये क्या होता है? जब कोई मतदाता अपना वोट डालने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका वोट उसकी पहचान से किसी और ने पहले ही डाल दिया है, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को वोट डालने का अधिकार देता है। इसे ही टेंडर वोट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एक टेंडर वोट के माध्यम से किसी भी अन्य मतदाता की तरह वोट डालने का पात्र हो जाता है। चैलेंज वोट की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदान बूथ पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद होते हैं। इन्हें मतदान एजेंट कहा जाता है। ये एजेंट किसी वोटर के वोट को चैलेंज कर सकते हैं और अगर उन्हें लगता है कि संबंधित वोटर फर्जी है और वो किसी दूसरे व्यक्ति का वोट डालने आया है। टेस्ट वोट, जब एक मतदाता यह दावा करता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या पेपर ट्रेल मशीन ने उसका वोट सही ढंग से दर्ज नहीं किया तो उसे टेस्ट वोट के रूप में फिर से वोट डालने की अनुमति दी जाती है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के बारे में। भारत को इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन का उपाध्यक्ष और रणनीतिक प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत का कार्यकाल 2023 से लेकर 2025 तक रहेगा। यह जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन है, IEC, यह अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाली एक संस्था है।
यह संस्था सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रकाशित करती है। रणनीतिक प्रबंधन बोर्ड जिसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया है, यह इस इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन का एक शीर्ष शासी निकाय है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन में भारत के प्रतिनिधित्व ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय दृष्टिकोण को महत्व दिया जाए। इसके अलावा भारतीय प्रतिनिधित्व ने राष्ट्रीय मानकीकरण प्राथमिकताओं के अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रथाओं के साथ सामंजस्य के लिए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। आगे बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपने मानदंडों में संशोधन किया है। इस संशोधन के माध्यम से म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और बिक्री को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत लाया जा सकेगा। सेबी ने फ्रंट रनिंग को बाजार में हेरफेर करने वाली एक प्रथा और इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया है। साथ ही इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल कई फंड हाउसों को दंडित भी किया है। फंड रनिंग क्या होता है? तो फ्रंट रनिंग एक बाजार कदाचार है। इसके तहत एक बड़े आगामी शेयर खरीद ऑर्डर के बारे में जानने वाला एक डीलर, व्यापारी या फंड मैनेजर उसी शेयर को अग्रिम रूप से थोक में खरीद लेता है। अब बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है यह सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने का कार्य है। इसमें किसी कंपनी या निगम में कार्य करने वाले या उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के पास उस कंपनी या निगम की प्रतिभूतियों या शेयरों के अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील जानकारी होती है। वह व्यक्ति उस उक्त जानकारी का दुरुपयोग कर उन प्रतिभूतियों या शेयरों का व्यापार करता है। टोबिन टैक्स के बारे में बात करें। टोबिन टैक्स एक ऐसा टैक्स है या कर है जो हाजिर मुद्रा परिवर्तन, स्पॉट करेंसी कन्वर्जन पर लगाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापार में अल्पकालिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना है। यह अल्पकालीन पूंजी मुद्रा लेन देन पर आरोपित किया जाता है। यह उन देशों के लिए राजस्व स्रोत बन जाता है जहां पर अल्पकालीन पूंजी मुद्रा लेन देन बहुत ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं माल और सेवा कर, जीएसटी प्रतिपूर्ति पर। तो देखिए, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसका भुगतान अप्रैल से लेकर जून 2022 की अवधि के लिए बकाया जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में किया गया है। जीएसटी प्रतिपूर्ति के बारे में बात करें, राज्यों को इस प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान 5 वर्ष की अवधि तक किया जाना है। इससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को अपनाने से उत्पन्न हुए किसी भी नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। माल और सेवा कर, राज्यों को प्रतिपूर्ति अधिनियम जीएसटी में सम्मिलित करों से वर्ष 2015-16 में अर्जित कुल राजस्व की तुलना में 14% की सालाना वृद्धि न हो पाने पर राज्यों को मुआवजा जारी करने का प्रावधान करता है। देखिए, प्रतिपूर्ति की अवधि 1 जुलाई 2017 से शुरू होकर के इस वर्ष 2022 30 जून 2022 को समाप्त हो गई। आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने 3 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके बारे में बात करें तो इसका प्रारंभ कब होता है? इसका प्रारंभ जो है सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। और इसके बारे में जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो घोषणा हुई थी वो आपकी 15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए एक आवश्यक आधार का विकास करना है। इसके तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर बना सकते हैं। इससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकता है। यह व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में स्वास्थ्य रिकॉर्ड के निर्माण को सक्षम बनाता है। यह व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्वास्थ्य, वही बात हुई। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है इसका कार्यान्वयन कर रहा है। आगे बात करते हैं कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने कुंडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है। इस ईंधन से कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर्स अतिरिक्त 2 वर्ष की अवधि तक निरंतर संचालित होते रहेंगे तथा उन्हें इस अवधि तक नई ईंधन की आवश्यकता भी नहीं होगी। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करें तो यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। यह आयातित प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
कौन सा तकनीक? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL के स्वामित्व के अधीन है, यह इसका संचालन करता है। आगे बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी के बारे में। तो संगीत नाटक अकादमी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या अकादमी पुरस्कार, वन टाइम संगीत नाटक अकादमी, अमृत पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सक्रिय कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। जो सक्रिय हैं, मरणोपरांत भी नहीं दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात करें तो यह संस्कृत मंत्रालय कल्चरल मिनिस्ट्री का एक स्वायत्त निकाय है। यह देश में निष्पादन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना कब होती है? 1953 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त भारतीय संस्कृति की अमूर्त विरासत का संरक्षण तथा संवर्धन करना है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसका अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का। तो ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे बात करते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में। तो देश ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती कब मनाई? 26 नवंबर 2022 को। ये 1921 में पैदा हुए थे, 2012 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म केरल में हुआ था। वह एक इंजीनियर और उद्यमी थे। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति ने किसान सहकारी समितियों की एक प्रणाली के माध्यम से देश को डेयरी उत्पादों के आयातक से दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक में बदल दिया। यह अमूल संस्था के अध्यक्ष और संस्थापक थे। वे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के भी अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अब आगे बात करते हैं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास नशीम अल बहर अभ्यास 2022 के बारे में। नशीम अल बहर तो ये सैन्य अभ्यास है, यह भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास रहा है। ठीक है, भारत और ओमान के रॉयल नेवी के मध्य में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।